अक्सर बोलता हूँ कि मैंने बहुत फ़िल्में शायद कम देखी हैं, मैंने फ़िल्में सुनी ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग देख कर आते थे, वो सुनाते थे और यही चस्का फिर हमें भी लग गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि 4 दिन आप लगे रहे, आपको कोई आइडिया नहीं आया, बट 5वें दिन आएगा। वन गर्ल सेड कि मैं इसलिए खेलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे निक्कर पहनने को मिलेगी। अरे! बहुत याद आती है। उन दोनों की कॉमिक टाइमिंग ग्रेट है। मतलब एमी विर्क का तो पंजाब में आप काम करेक्ट, जानते ही करेक्ट, हो, कॉमेडी फ़िल्म्स के लिए जाने जाते हैं। विकी कौशल की तो कॉमेडी टाइमिंग आप ट्रेलर में ही देख चुके हो, करेक्ट, कितनी कमाल की है। मुझे करेक्ट। लगता है वो दोनों जो सीन करते थे, जब करते थे, तो हमारी चाहे नॉर्मल लाइन लिखी होगी ना, नॉर्मल एक नॉर्मल लाइन, उसको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते थे। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है द याडीज़ पॉडकास्ट शो में। हाँ, मुझे पता है काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम काफ़ी रिफ्रेशिंग एपिसोड के साथ आए हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं तरुण दुदेजा एके दुदेजा साहब। ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज़ एन अमेजिंग राइटर। उनकी नोन फिल्म्स में 2 ऐसी फ़िल्म हैं, एक तो जो अभी आने वाली है व्हिच इज़ बैड न्यूज़ स्टारिंग विकी कौशल, एमी वर्क एंड तृप्ति डिमरी, एंड जो दूसरी फ़िल्म है वो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है, धक धक जर्नी। यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट फ़िल्म। और उन्होंने काफ़ी शॉर्ट फ़िल्म्स और काफ़ी ऐसी वेब सीरीज़ भी लिखी है जो लोगों में काफ़ी फेवरेट ज़ोन्स में आती है और जो लोगों ने काफ़ी देखी भी है। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो चलिए डायरेक्टली एपिसोड में जाते हैं, टाइम ना वेस्ट करके, और इस रिफ्रेशिंग ब्रेक के बाद इस अमेजिंग एपिसोड का मजा लेते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है द याडीज़ पॉडकास्ट शो पे। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मेरे काफ़ी फेवरेट डायरेक्टर आज मेरे पॉडकास्ट पे और इस एपिसोड में आए और उनसे हम काफ़ी गहरी बातें करेंगे। तो लेट्स नॉट वेट फॉर द मूवमेंट एंड लेट्स बिगिन विद दिस एपिसोड। सो एके दुदेजा साहब, तरुण दुदेजा नमस्कार। सर, कैसा है माहौल आपका आज का? बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस याडीज़ पॉडकास्ट शो। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड टॉकिंग टू यू। देखते हैं कैसे जाती हैं बातें। अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी तो आगे होते रहेगा। तो दुधेजा साहब को मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, मतलब लोगों को एक बार ज़रा ये दे दूँ कि बट इन तक पहुँचना और इनको यहाँ तक लाना, इसके लिए काफ़ी समय लग गया है। तो थैंक यू सर, आपके बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए। अरे! और तरुण भाई जो है एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइज़र है स्टोरीज़ के। जब उनकी स्टोरीज़ जब स्क्रीन पे आती है ना, वो एक कैनवस की तरह दिखती है। व्हेन यू लुक एट अ कैनवस, वो कैनवस हमेशा कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे जाती है। तो उनकी शॉर्ट फिल्म्स हो या उनकी फिल्म्स हो, हमेशा वो आपके दिल में एक इम्प्रिंट छोड़ के जाएगी, एक अफलातून मैसेज का। तो तरुण भाई, इस फिल्म जर्नी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला सवाल है कि हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म्स? ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया कि आपको फिल्म्स या फिल्म इसी इंडस्ट्री में आना था? आई थिंक ऐसा मैं हमेशा बोलूँगा कि मेरा बहुत एक्सीडेंटल जर्नी रहा। हाँ, मुझे फ़िल्म्स देखना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। पर हम ना जब स्मॉल टाउन पानीपत में मैं पला-बड़ा हूँ, तो वहाँ पे ऐसी प्रिविलेज नहीं थी कि आप हर फ़िल्म थिएटर में जाके देखा हो। तो हम बहुत फ़ैसिनेटेड होते थे स्कूल में, जब कोई एक हमारा दोस्त क्लासमेट फ़िल्म देखने जाता था और वो आता था और फ़िल्म की कहानी सुनाता था। पहले विकिपीडिया पे कहानी करेक्ट, नहीं करेक्ट, आती करेक्ट। थी, सिनॉप्सिस नहीं आते थे रेडिट पे, तो हाँ। ऐसा होता था। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे कुछ दोस्त गदर, लगान देखने गए थे और वो देख कर आए थे और उन्होंने क्लास में पूरी कहानी सुनाई थी। वैसा। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने बहुत फ़िल्में शायद कम देखी हैं, मैंने फ़िल्में सुनी ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग देख कर आते थे, वो सुनाते थे और यही चस्का फिर हमें भी लग गया कि हम फ़िल्म देखने लगे और हम अपने दूसरे दोस्तों में सुनाने लगे कि आज मैंने ये फ़िल्म देखी, उसमें पता है क्या हुआ, ऐसा था, ऐसा। तो शायद वो कहते हैं बीज वहीं से पड़ गए थे। बट मैं वैसे पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया और हाँ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। बट वहाँ रामजस कॉलेज का थिएटर ग्रुप था शून्य, वो मैंने जॉइन किया जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मुझे लगता था क्लास के बाद करने के लिए कुछ होना चाहिए। मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप ये सब सुविधाएँ नहीं थी, तो आप कैसे टाइम पास करोगे? तो टाइम पास करने के लिए मैंने थिएटर ग्रुप जॉइन किया और जहाँ मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी, मैं बैक स्टेज का काम सँभालता था ज़्यादातर। कि ये सामान रखा दो, सेट ऐसे कर दो, ये करते हो। बट मुझे वो करते-करते उसमें मज़ा आने लगा और थिएटर ग्रुप में ये हुआ कि मैं एक्टिंग तो कभी अच्छी कर नहीं पाया और मुझे पता नहीं मतलब की मैंने एक्टिंग पर मेरे को कभी एक्टिंग ऐसे नेचुरली नहीं आती थी। मैं बहुत अच्छा फ़ील करता था जब मुझे बैक स्टेज काम करने को मिलता था, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो लाइटिंग हो स्टेज की। वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि यार आई एन्जॉय वर्किंग मोर बिहाइंड दिस
थिंग रादर देन ऑन स्टेज। और उसके लिए फिर वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे-अच्छे आपको सोर्सेज़ मिल जाते हैं। कहीं मूवी मेकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, कहीं मूवी मेकिंग वर्कशॉप हो रही है। तो वो सारी अटेंड की, उस तरह की चीज़ें मैंने करनी शुरू की एंड देन आई डिसाइडेड कि यार आई वांट टू मेक फिल्म्स। आपने अभी ये डिस्क्रिप्शन देते हुए बीच में बोला कि हुँ। एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं। आपकी एक्टिंग मैंने देखी है, आप काफ़ी बढ़िया एक्टिंग करते हो और आप लिस्ट ऑफ फ़िल्म्स है जिसमें अपने वो मैंने क्या किया है ना, मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ कि जो भी फ़िल्म मैं लिखता हूँ, मैंने हाँ, क्योंकि मेरा फ़िल्मोग्राफ़ी में राइटिंग का काम ज़्यादा है, करेक्ट, तो मैं एज़ अ राइटर जो भी फ़िल्म करता हूँ, उसमें एक आधा 2 लाइन वाला रोल अपने लिए कर ही देता हूँ कि ये तो मैं ही बोल दूँगा, ये तो मैं ही कर दूँगा, व्हिच आई थिंक इज़ फेयर। मतलब इससे आपका थोड़ा पार्टिसिपेशन बना रहता है, आप सेट पे जाके लोगों से मिल लेते हो, नहीं तो राइटर अक्सर कहाँ मिल पाता है। करेक्ट, करेक्ट। तो उस तरह से मुझे लगता है कि वो हाँ, तो करते-करते येस मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी में एज़ एन एक्टर भी बहुत चीज़ें हैं। एज़ एन एक्टर और जब आप कहानियाँ लिखते हो तो आप डेफ़िनिटली वो कैरेक्टर्स को जीते हो। हाँ। तो जीने के टाइम आप कहीं न कहीं आपको भी उन कैरेक्टर्स में देख ही लेते हो बिकॉज़ वो आपके पर्सपेक्टिव से कहानी लिख रहे हो। हाँ, पर 2 लाइन वाले कैरेक्टर उससे ज़्यादा मैं नहीं देख हाँ, पाते। उससे ज़्यादा मैं वो एक्टर मतलब सलाम है एक्टर लोगों को कि हाँ, वो हाँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्टिंग इज़ रियली टफ, इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब स्पेशली एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा जहाँ पे इतनी सारी टेक्निकैलिटीज़ हैं कि आप ये इतना मार्क लेना है, इतना फ़ोकस पे आना है, इतने में आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, करेक्ट। जबकि स्टेज में वो आज़ादी होती है। तो मुझे लगता है कि हैट्स ऑफ टू एक्टर्स जो कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं इतने सारे क उनको एक वाइड शॉट में अलग परफ़ॉर्मेंस देनी हुँ, है, हुँ, क्लोज़अप में हुँ। अलग परफ़ॉर्मेंस देनी है। करेक्ट। तो मुझे लगता है एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज़ डिफ़िकल्ट और मुझे लगता है जो लोग वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं 2 लाइन से ज़्यादा का रोल नहीं कर पाऊँगा। तो तरुण भाई आपने बोला कि आपका जो पैटर्न है काम करने का उसमें और जो आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी है जितनी भी उसमें आपका राइटिंग का काम ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ योर प्रोसेस ऑफ राइटिंग मतलब आप क्या सोच के लिखते हो? मतलब आपका प्रोसेस क्या है? क्योंकि मैंने देखा सेट ऑफ राइटर्स हैं, हुँ, जिनको एक अलग ज़ोन लगता है कि मुझे महाबलेश्वर का कोई एक बंगलो दे दो लिखने के लिए हुँ, या मुझे कोई एक ऐसी सेटिंग दे दो जहाँ पे मैं ये पूरा प्लॉट लिख पाऊँ। हुँ। तो आप कोई भी प्लॉट में लिखते हो या आपका प्रोसेस क्या है? ये मुझे जानना है मतलब? नहीं, मेरा प्रोसेस ये है कि एक्टिंग रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। आपको उसको ऐसे ट्रीट करना है कि आप सुबह आपने 10 बजे लैपटॉप खोला और बहुत मुश्किल है कि आइडियाज़ आएँगे। दिमाग इधर-उधर जाएगा, इंस्टाग्राम पे रील देखने का मन करेगा, को ये याद आएगा, अरे मैंने उसको ये बोला था, वो बोला था। उन सारी चीज़ों को दूर हटा के कंसंट्रेट करना, बैठना, अपने दिमाग को जो बार-बार भटक रहा है इधर-उधर उसको वापस लाना, वो करते-करते अगर आप ऐसा 8 घंटे दिन में बैठते हो, तो आपको छठे 7वें घंटे में आइडियाज़ आने अच्छे शुरू होते हैं और जो लास्ट के 1 घंटे आप पेपर पे लिख लेते हो। तो मेरा प्रोसेस ये है कि भले ही पेपर टाइपिंग जो है, वो इवेंचुअली काम तो सिर्फ़ 1 घंटे का है, लेकिन आपको 7 घंटे अपने दिमाग को ग्राइंड करना है। कैसे करना है? पहले उसको कॉन्संट्रेट करना है, फिर आपकी जो राइटिंग ऑफ़ कोर्स एक तो राइटिंग के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ डेफिनिट बुक्स हैं राइटिंग के बारे में, जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बताती हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप उनको यूज़ करो, ना करो वो आपके ऊपर है, पर पता ज़रूर होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और जब आप इन सारी चीज़ों को आपके बारे में पता है, तो आप 7-8 घंटा जब अपने दिमाग को ग्राइंड करोगे, उसको चलाओगे, उसके बारे में सोचोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, ये सीन इस तरीके से बेहतर हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वो करने में स 6-7 घंटा जब जाता है, तो 8वें घंटे में लिखना बहुत टाइप करना इज़ वेरी ईज़ी। पर वो दिमाग चलाना इज़ डिफ़िकल्ट और इट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सबकी अपनी-अपनी प्रोसेस है। मेरी वो प्रोसेस नहीं है क्योंकि मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी इट वाज़ माय ब्रेड अर्नर। हुँ, तो हुँ। मैंने उसको उस तरीके से स्टार्ट किया कि यार मेरे को डिसिप्लिन में बैठना है और लिखना है सुबह से शाम तक, इतनी पेजेज़ लिखने ही लिखने हैं। हैविंग सेड दैट वो कभी-कभी चेंज हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 4 दिन आप लगे रहे, आपको कोई आइडिया नहीं आया, बट 5वें दिन आएगा, वैसा करके। तो आपको ऐसा बीच में भी लगेगा 2 दिन सोच के कि आज मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत टफ लगेगा। राइटिंग इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बहुत लोनली प्रोसेस है। अकेले रहकर लिखना, खुद के दिमाग से लड़ते रहना, किसी से मिलना नहीं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं मिलने जाऊँगा तो मेरा ज़ोन टूट जाएगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऐसे में मतलब ये ऐसा है कि आप डिसिप्लिन रखो, लेकिन फिर भी उसमें आपको थोड़ा वो मिलेगा कि 2 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। हुँ, पर हुँ। वो तभी होगा जब आप एक डिसिप्लिन रहोगे करने के लिए। तो जैसा आपने बोला कि
डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और वो एक काफ़ी लोनली काम है हुँ, लिखना। हुँ। तो आप कभी डीएनडी मोड पे गए हो लिखने के लिए? डीएनडी मोड ऐसा नहीं मैं बोलूँगा डीएनडी मोड क्योंकि अगेन डीएनडी मोड बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक हुँ, है? मुझे लगता है कि आप को थोड़ा स्विच ऑफ भी करना आना चाहिए। नहीं तो आप पूरा टाइम उस दुनिया में रहोगे ना तो फिर फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएँगे। हुँ, अगर मैं एक कहानी लिख रहा हूँ तो मैं एक दुनिया बना रहा हूँ ना, वो दुनिया किसी की भी हो सकती है। लेट्स से मैंने दिल्ली की कहानी लिखी तो दिल्ली में एक मैं दुनिया क्रिएट कर रहा हूँ, नए किरदार क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं हर वक़्त उस दुनिया और उस किरदारों के साथ रहूँगा तो वहाँ भी मैं बोर हो जाऊँगा, हुँ, फ्रेशनेस नहीं रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि डीएनडी नहीं होना चाहिए। आप ये बात सही है कि 5-6 दिन आपने लगाया मेहनत की एक चीज़ पे, उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है? करेक्ट। डीएनडी करके देखो हर राइटर की अलग प्रोसेस होती है। कुछ लोग राइटर पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, एक कमरे में घुसते हैं और पूरा लिख के निकलते हैं। जैसा जिसको सूट करता है, मैं तो वही बोलूँगा। सबका अपना हाँ, पैटर्न है। और मैं ये भी बोलूँगा कि हमारी प्रोसेस भी चेंज होती रहती है। जैसे अभी मैं सुबह बोल रहा हूँ, कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं मैं रात में लिखूँगा और दिन में नहीं करूँगा, रात में काम करूँगा। तो अपनी-अपनी कई बार ये होता है कि यार मैं घर से लिखूँगा, बेड से लिखूँगा, ठीक है? कई बार ये होता है नहीं आज मैं जाऊँगा कॉफ़ी शॉप में बैठ के वहाँ पे काम करूँगा या वी वर्क जैसी जो कोवर्किंग स्पेस होते हैं, वहाँ जाके मैं बैठ के काम करूँगा, वैसा। या फिर मुझे लगता है कि यार ये कहानी लिखने के लिए मुझे 2-3 दिन बाहर जाना चाहिए, पर मैं वहाँ भी जाऊँगा तो सुबह से शाम का एक शेड्यूल बनाऊँगा और शाम को वहाँ भी एन्जॉय करूँगा। हुँ, सही है, सही है। सो ये तो क सुन के काफ़ी मतलब यही स आपने क्लियरली मेंशन किया कि सबका अपना-अपना पैटर्न है हाँ। और आपका पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हुँ, वो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है लाइफ़ में। आप कुछ हाँ। भी करो, डिसिप्लिन होगा तो यू कैन क्रैक इट। मुझे लगता है राइटिंग में आपको डिसिप्लिन देना ही देना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो दिमाग कहीं भी भागता है हुँ, वैसा है। हुँ, और आप बैठोगे नहीं और ये नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा आप सोचोगे कि आज नहीं आ रहा कल नहीं बैठे रहो ना आएगा शाम में मतलब 7-8 घंटा बैठोगे कोई आइडिया आएगा जिसको पेपर पे लिख सकोगे भले ही बाद में कल को वो लगे कि आइडिया खराब है पर इतना करो तो मुझे लगता है उससे है ना आपका एक वो हैबिट बनती है। करेक्ट, करेक्ट। तो तरुण भाई जैसे आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट किस बेसिस पे था या कौन सा डिपार्टमेंट था? आपने राइटिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट जिससे हम्म, आपने ब्रेड एंड बटर भी अर्न किया और जिससे आपको लगा कि हाँ, मैं ये अब बना मतलब हो चुका हूँ, उस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि जहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो हम्म। आपका वो प्रोजेक्ट एज़ अ राइटर था या एज़ अ डायरेक्टर था? नहीं, मैंने पहले तो एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। ओके। 3-4 फ़िल्मों में एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उसके बाद मेरे जो भी मेरी सेविंग्स थी और मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, उनसे पैसे लेकर मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई लिसनर नाम से। लिसनर लिसनर्स। यूट्यूब पर है, उसमें कुमुद मिश्रा हैं, लास्ट शॉर्ट फ़िल्म के चैनल पे है। 13 मिनट की शॉर्ट फ़िल्म है, प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैं वो बताने ही वाला था उस तक उसके लिए एक अलग सेपरेट है। आप हाँ, बताइए, बताइए काफ़ी हाँ। इंटरेस्टिंग है वो। तो लिसनर मैंने बनाई हाँ, हाँ, सबसे हाँ। पहले 2015 में शुरू की बनानी। हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि अच्छा। पैसे नहीं थे। हाँ। शूटिंग कर ली, एक बेसिक लाइनअप लगा लिया, लेकिन साउंड, वीएफएक्स और बीजीएम, म्यूज़िक इन सब का ग्रेडिंग इस सब के पैसे नहीं थे। हुँ, तो वो हुँ। कंप्लीट करन फिर मैंने थोड़ी ऑड जॉब्स की, एड फ़िल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, कुछ पैसे कमाए, कुछ और दोस्तों से उधार लिए, कुछ दोस्तों को पकड़ा कि तू प्रोड्यूसर आ जा इस पे। ऐसे करके फिर वो फ़िल्म 2016 स्टार्टिंग में कंप्लीट करके उसका एक फेस्टिवल राउंड किया, जहाँ पे वो अलग-अलग फेस्टिवल्स में न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल इटली में वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल, ऐसी जगहों पे वो फ़िल्म गई। उसको यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स काला घोड़ा बेस्ट फ़िल्म अवार्ड मिला उसमें। हुँ, तो हुँ। ये उसकी जर्नी रही और फिर वो हमने लास्ट शॉट फ़िल्म पे डाल दी। तो ऑफ़िशियल आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट देखा जाए तो वो लिसनर्स है। Yes, as a writer director, my first ऑफ़िशियल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाज़ वाज लिसनर। बट लिसनर्स। अगेन उससे ऐसा नहीं था कि मैंने कमाई की या कुछ किसी ने। हाँ, इट वाज लाइक कि पैशन प्रोजेक्ट। पैशन प्रोजेक्ट पैसे लगे और रिकवरी हुई तो उन लोगों को पे किया गया जिन्होंने उस पे काम किया था। क्योंकि अगेन वो ऐसे बनाई गई थी दोस्तों यारों से मदद माँग के, तो इनिशियली किसी को पे नहीं किया गया था। बट व्हेन जब हमें थोड़ा-सा रिकवरी आई सबसे पहले उन लोगों को पे किया। हम मेरे और प्रोड्यूसर्स के पैसे आज तक नहीं हुए वैसा। बट येस दैट वाज द करेक्ट, करेक्ट। सो जैसे आपके लिसनर्स ये फ़िल्म है, मैं उस तक आने ही वाला था। तो ये रॉयल स्टैग में कैसी उसकी एंट्री हुई मतलब?
उस समय रॉयल स्टैग फ़िल्म्स शॉर्ट फ़िल्म्स उनका चैनल था यूट्यूब पे और वो लोग आप उनको एक प्रोसेस था उनका उनका एक मेल आईडी और एक कुछ फ़ॉर्म भरना होता था। आप वो भर के वो फ़िल्म भेजते थे। देन यू दे वो फ़िल्म उनकी क्रिएटिव टीम एनालाइज़ करती थी फ़िल्म को कि ये फ़िल्म उनके चैनल पे जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए और करेक्ट। फिर आपको मेल आ जाता था कि हम आपकी फ़िल्म सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे जाने के लिए एंड ये हमारे कमर्शियल्स रहेंगे, वैसा। तो ये प्रोसेस था। तो शॉर्ट फ़िल्म्स की बात हो ही रही है, तो शॉर्ट फ़िल्म्स से आते हैं कि आपकी एक काफ़ी बढ़िया शॉर्ट फ़िल्म है, जिसका नाम है ख़याली पुलाव। वो मेरी काफ़ी फ़ेवरेट रही है एंड उसमें मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें नोटिस की है, जब मैंने उसको 1 नहीं 2-3 बार देखा, जब आपने रिलीज़ की थी, तब काफ़ी लिंक शेयर हुई थी और वो काफ़ी एक बढ़िया सी फ्रेश फ़िल्म थी उस टाइम में देखने के लिए। तो उसमें एक ऐसे डायलॉग्स के बाद एक छोटे से पॉज़ आते थे कहीं पे, या कहीं कोई एक्टर्स डायलॉग के साथ कुछ ऐसा इमोशन ऐड कर देता था जो डायलॉग को भी अपलिफ्ट करता था, या कभी-कभी इमोशंस भी अगर नहीं दिख रहे हो तो डायलॉग की वजह से काफ़ी अपलिफ्ट हो रहे थे। तो ये ख़याली पुलाव आपके कौन से पुलाव या कौन-सी जगह से आए हैं आपके पास? ख़याली पुलाव का आइडिया जो मुझे आया था, वो मैं किसी एक दूसरी फ़िल्म के लिए रेकी पे गया हुआ था और हम वहाँ स्कूल्स वग़ैरह की रेकी कर रहे थे हरियाणा में। तो वहाँ बहुत सारी मतलब मैं फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, तो कुछ लड़कियाँ खो-खो खेलने आई हुई थी। हुँ, शाम का वक़्त था, स्कूल के हुँ, बाद का। तो मैं फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि, "आप ये फ़ोटोग्राफ्स क्यों ले रहे हो? किस लिए ले रहे हो?" तो मैं उन्हें बताया कि ये हम यहाँ पे ऐसे-ऐसे फ़िल्म शूटिंग करेंगे, ये वो करके, वैसा करके। तो उनमें से किसी ने ऐसे क्योंकि वो लड़कियाँ थी तो मस्ती कर रही थी, तो उनमें से किसी ने पूछा मुझसे कि आप ये क्यों करते हो? हुँ, वैसा करके। तो मेरे पास क्या जवाब था? मैंने कहा आप क्यों खेलने आते हो? हुँ, वैसा। तो उसमें से ना जो लड़कियों ने जवाब दिए ना वो बहुत मज़ेदार थे और हैरान कर देने वाले थे। किसी ने बोला कि मैं तो इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स कोटे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। कोई बोल रही थी कि इसमें खेलने की वज़ह से मुझे चंडीगढ़ वगैरह टूर्नामेंट में जाने का मौका मिलेगा। एंड देन वन गर्ल सेड कि मैं इसलिए खेलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे निक्कर पहनने को मिलेगी। एंड देन अदर गर्ल्स स्टार्टेड लाफिंग एंड आई आस्क्ड हर व्हाट? वापस से मैंने उससे पूछा, अब वो शर्मा गई और वो कुछ नहीं बोली और सब उसका मज़ाक उड़ाने लगी, तो बात आई गई होगी, वहाँ से आ गया। पर ये बात ना मेरे ज़हन में रह गई, मैंने कहा यार अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने के लिए ये इतनी मेहनत कर रही है, वैसा। ये तो कितना हम इस चीज़ को कितना आराम से लेते हैं ना, मतलब हुँ, अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकते हैं, पर उसको अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट्स पहनना है, तो उसके लिए उसको इतना और लेजिटिमाइज़ तरीके से पहनना है। ऐसा नहीं छुप के पहनना है, लेजिटिमाइज़ तरीके से पहनना चाहती है, उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है। तो मुझे लगा यार ये अपने आप में कहानी है कि यार किसी की लाइफ़ का ख़ क्योंकि ख़्याली पुलाव क्या होते हैं? ख़्याली पुलाव होता है मैं पायलट बनूँगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं ये वो वर्ल्ड टूर करूँगा, ये ख़्याली पुलाव होते हैं ना लोगों के। किसी का ख़्याली पुलाव तो ये थोड़ी होगा कि मुझे अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनने हैं। ये तो सब बेसिक मानते हैं ना, करेक्ट। गारंटेड मानते हैं कि यार अपने कपड़े तो अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं। ये किसी का ख़्याली पुलाव हो सकता है क्या? तो मुझे लगा कि यार ये इस पे बनाता हूँ कि इसका ख़्याली पुलाव ये है कि इसे अपनी लेजिटिमाइज़ तरीके से शॉर्ट्स पहनने हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो ये ख़याली पुलाव में एक काफ़ी अमेज़िंग एक्टर है, तब भी उस टाइम पे अभी भी शी इज़ ऑन द पीक एंड दैट टाइम ऑल्सो यूट्यूब वाज़ बर्स्टिंग आउट, सो प्राजक्ता कोली, आपने उनको कास्ट किया। सो हाउ वाज़ शी एज़ एन एक्टर? शी वॉज़ फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि आज वो जिस मुकाम पे हैं, जिस जगह पे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो उतनी मेहनत करती हैं। ख़याली पुलाव के लिए मराठी करेक्ट। महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड से वो आती हैं, उसके लिए वो हरियाणा के गाँव में गई, शूटिंग से पहले हमारे साथ 4 दिन वहाँ पर रही, स्कूल में जाती थी, वहाँ की लड़कियों से बातचीत करती थी, पूरा हमने उनको बोला कि आप ऐसे करो पूरा इस गाँव की वेशभूषा में ढल जाओ, यहाँ रहो। एक डायलेक्ट कोच थे जिनके साथ वो मेहनत करती थी। तो शूटिंग से 4 दिन पहले वो पूरा वहाँ आकर पूरा अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया और हर चीज़ उस किरदार में घुसने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्राजक्ता के साथ काम करके और बहुत मज़ा आया प्राजक्ता के साथ काम करके। तो ये शॉर्ट फ़िल्म्स की ही पूरी जर्नी में आपकी जो फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म थी,
कुमुद मिश्रा जी उसमें एक्टर थे, उनको आपने कैसे कन्विंस किया? बिकॉज़ ये आपकी फर्स्ट हर किसी की फर्स्ट फ़िल्म होती है, तो वो एक्टर को कन्विंस करना काफ़ी टफ़ हो जाता है। नहीं, एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा मिथ है। हाँ। और मैंने ये मेरे साथ नहीं बहुत लोगों के साथ हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर कुमुद सर जैसे एक्टर और बहुत सारे जो इस तरह के एक्टर्स हैं वो लोग इस तरह के अच्छे रोल्स, अच्छे फ़िल्म मेकर्स भले ही वो नए फ़िल्म मेकर्स हों, उनको खूब सपोर्ट करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं था उन्हें जानता था। पृथ्वी में उनके प्लेज़ होते थे। उनके ग्रुप में एक मेरे मतलब जानने वाले थे, दोस्त भी नहीं थे उस समय। हुँ, हुँ। वो मैं उनसे बस मिला था और मुझे पता था ये कुमुद मिश्रा के साथ थिएटर करते हैं। उनका नाम है घनश्याम लालसा उनकी कंपनी है डी फॉर ड्रामा करके। हुँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ, मैं कुमुद जी के साथ एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, वैसा करके। तो उन्होंने कहा, "क्या कहानी है? मुझे सुनाओ।" मैंने उन्हें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, "बहुत अच्छी है, आप इसकी मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, मैं कुमुद सर को पढ़वा देता हूँ ये स्क्रिप्ट।" तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी। थोड़े दिनों में उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और बोला कि, "मैंने पढ़वा दी है स्क्रिप्ट, कुमुद सर आपसे मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पे मिलने आ जाओ।" मैं वहाँ गया, कुमुद सर को मैंने बोला, कुमुद सर ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस किरदार के बारे में ये कहानी कहना चाह रहे हो और तुम्हारी फर्स्ट फ़िल्म है, मैं जानता हूँ और मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास पैसे भी नहीं है आपको देने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा कोई करेक्ट। बात नहीं, मैं करता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब्जेक्ट, मुझे तुम्हारी नीयत अच्छी लगी है। आई वांट टू सपोर्ट फ़िल्म मेकर्स लाइक यू, इमर्जिंग फ़िल्म मेकर्स लाइक यू, तो मैं ये तुम्हारे लिए करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुमुद सर और उस बहुत सारे एक्टर्स इस तरह के रोल जो उनको अच्छे लगते हैं, वो उन्हें शॉर्ट फ़िल्म फ़ॉर्मेट में मिल जाते हैं, जहाँ पे वो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और अक्सर वो लोग नए फ़िल्म मेकर्स जो जिनकी अच्छी नीयत है, जो ये कॉमर्स के लिए नहीं बना रहे फ़िल्म, जो कि आर्ट के लिए बना आर्ट रहे हैं। के लिए बना रहे हैं, वो उनको तुरंत पहचान लेते हैं और फिर वो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। सही है। तो तरुण भाई वापस यही मतलब लिसनर से ही ये सवाल है कि कुमुद सर को डायरेक्ट करना आपके हुँ। लिए आपकी फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म और उनको डायरेक्ट करना, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? बिकॉज़ वो अपना एक ऑरा लेके आते हैं सेट पे हुँ। एज़ नहीं एन एक्टर। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ क्योंकि मैं हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका था, तो हाँ। मैं ना बहुत कंप्लीटली वो हो जाता हूँ। ये मेरी थोड़ी वो है कि जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तब मैं किसी को उस तरीके से नहीं लेता कि यार ये वो है, ये वो है। बहुत अच्छी बात है कि सब वो हैं, पर मेरे को लगता है कि ये जो दुनिया है और ये जो किरदार है इसका जो वो करना है वो मुझे करना है, वैसा करके। ऑफ़ कोर्स मैं तो ये कह रहा हूँ एक्टर्स अपने साथ बहुत अच्छे जीनियस आइडियाज़ लेकर आते हैं और आप वो तुरंत आप भूखे होते हो कि यार क्या आइडिया दिया है कैरेक्टर का इन्होंने और आप तुरंत ले लेते हो वो आइडिया वैसा करके, ठीक है? और तो मुझे कुमुद सर के साथ ये था कि हम बात करते थे कि सर ऐसे करना है, ऐसे करना है और सर का हमेशा मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स होते थे कि यार मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। तो वो कोलैबोरेटिव मीडियम रहता था। बट एज़ अ डायरेक्टर आपको वो रहना है कि आप किसी के ऑरा में नहीं आओ, किसी के उसमें नहीं आओ और आपका जो विज़न है, आपको उस इंसान को बताना है कि सर मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस तरीके से ये किरदार निभाएँ। और मेरे को लगता है अच्छा एक्टर अपने साथ इतनी चीज़ें खुद ले आता है ना कि आपका काम बहुत सरल हो जाता है। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स प्लीज़ सुनिए। ये सर ये तरुण भाई ये जो एडवाइस है ना आप ये वापस दीजिएगा हमारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स को सेम डायरेक्टली। मेरे को लगता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को डायरेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ क्लियर रहिए कि आप डायरेक्टर हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, आपने उस विज़न को देखा है, आप उस विज़न को जानते हैं। तो रादर देन किसी के ऑ में आएँ या ऑरा में आएँ, वो सब साइड रखिए। अपनी जो आपका विज़न है, बहुत क्लियरली एक्टर को बताइए और अच्छे एक्टर उस विज़न को समझते हैं, वो अपने से 4 चीज़ें ऐड करते हैं और आपका काम बहुत सरल हो जाता है। सही है। तो तरुण भाई आपने एज़ अ राइटर तो काफ़ी काम किया है, जैसे आईएमडीबी से हमने कुछ आपकी ऐसी जो सीरीज़ जो मैंने पर्सनली देखी है एंड अनपॉज़, जुगाड़िस्तान, तो ये दोनों एक अलग-अलग ग्लास के स्टोरीज़ है, मतलब कहीं पे जूस है तो कहीं पे वाटर है, तो ये दोनों अलग-अलग पैरामीटर्स की स्टोरी है। जब आप ऐसा कुछ लिखते हो, तो आपको स्विच होने में टाइम लगता है एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी में या आप एज़ अ अब राइटर इतने मंझे हुए उस काम में हुँ। कि आप वो ईज़िली निकाल सकते हो एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी में? नहीं एक्चुअली एक तो वो अलग-अलग टाइम पे हुई, अनपॉज़्ड पहले हो गई थी
जुआडिस्तान बाद में हुआ हाँ, और मुझे लगता है कि जब भी आप किसी वर्ल्ड में घुसते हो, तो टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे तुरंत घुस जाओगे। आपको हर लाइक अनपॉज़ की राइटिंग सेंसिटिविटी बहुत अलग है, जुगाड़िस्तान की अलग है। अनपॉज़ बहुत एक सेंसिटिव इंटरनलाइज़ेशन वाला राइटिंग है और जुगाड़िस्तान कमर्शियल, डायलॉग हेवी, जहाँ पे एक दूसरे पे पंच मार रहे हैं, वो वाला राइटिंग है। तो उसमें ये है कि आपको दोनों राइटिंग की सेंसिबिलिटी की समझ है और आप जब स्विच ओवर करते हो, तो उसमें टाइम जाता है। वो ऐसा बाएँ हाथ का खेल नहीं होता। इट टेक्स टाइम टू गेट फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड एंड व्हेन यू एंटर दैट वर्ल्ड फिर तो आप फिर उसमें पूरा अपनी सब कुछ देते ही हो। करेक्ट। तो तरुण भाई, आप जब आपका कोई ऐसा तरीका है स्विच करने का, या फिर आप फ्लो में वो हो जाता है, फ्लो ऑफ द वर्क, फ्लो ऑफ द शेड्यूल में हो नहीं, जाता है? ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा लाइक उस तरह की चीज़ें देखना सबसे पहले। हुँ, हुँ। अगर मैं कमर्शियल डायलॉग वाली उसमें जा रहा हूँ, सो मैं उस तरह का अपने ज़ोन में लाने के लिए उस तरह का स मटेरियल देखने लगूँगा। ये नहीं उससे जुड़ा हुआ नहीं। कॉ जैसे वो जुगाड़िस्तान कॉलेज करेक्ट। लाइफ़ में नहीं, पर मैं उस तरह की कमर्शियल चीज़ें देखने लगूँगा, हुँ, ताकि मुझे वो समझ में आने लगे कि ओके अब मुझे इस तरीके से ट्रांज़िशन होना है। प्लस जो राइटिंग बुक्स मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत हेल्प करती हैं। आपको एक से इस तरह की राइटिंग से दूसरी तरह की राइटिंग में शिफ्ट करने में। तो प्रोसेस है उसका, टाइम लगता है। पर मैं ये भी बताऊँ कि इसका कोई गणित और वो नहीं है कि मतलब ये स्ट्रेट वे है कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी को अपना तरीका अपनी प्रोसेस को ढूँढने से मिलती है और वो प्रोसेस बहुत अलग हो सकती है और सही हो सकती है। दोनों हुँ। प्रोसेस सही हो सकती हैं। वो 1 दिन में भी मिल सकती है या तो 10 साल में भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, अगर इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड यू आर स्टिक टू दैट पाथ कि मुझे अब इसी से और इसी पाथ से मुझे मेरे गोल तक हाँ, जाना है। मुझे लगता है कि वो ऐसा कोई फिक्स गोल्डन रूल नहीं है। आप हिट एंड ट्राई करते हैं, फिर आपको अपनी प्रोसेस समझ में आती है और फिर उस प्रोसेस को आप यूज़ करते हैं आपके काम में। करेक्ट, मतलब हर रास्ते ट्राइड एंड टेस्टेड होने चाहिए, तभी आप उस तक पहुँच पाओगे। सो तरुण भाई, आपकी एक जो फ़िल्म है, धक धक जर्नी, जो मेरी काफ़ी पर्सनल रही है हुँ, और पर्सनल फ़ेवरेट रही है, मैं ऐसा कहूँगा। वो जो फीमेल कैरेक्टर्स को अपलिफ्ट करके आपने जो दिखाया है, हुँ, जो मतलब हर रोज़ किसी न हर तीसरे या हर चौथे घर में, या तो मेबी हर 10वें घर में होता है, मुझे नंबर नहीं पता, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि वो हर लोगों की कहानी है, वो हर वुमन की कहानी है। हर वो उन 5 कैरेक्टर में, 6 कैरेक्टर में जितने भी थे, हुँ। उन कैरेक्टर्स में लोगों को कहीं न कहीं अपने लोग दिख रहे थे। तो आपके पास धक धक जर्नी कैसे आई, और आपने ये एज़ अ डायरेक्टर किया है और आपने एज़ अ राइटर भी किया है फ़िल्म, तो आप जब ये लिख रहे थे, तो आप एक्चुअली इमेजिन कर रहे थे वो सारी चीज़ें रोड्स पे, बाइक्स पे, और वो जब डायरेक्ट करने का टाइम आया, हुँ। तो वो आपने वो फ़िल्म क्रैक कैसे की? देखो ऐसा नहीं है, मैंने ख़याली पुलाव भी खुद लिखी, डायरेक्ट की, लिसनर भी खुद लिखी, डायरेक्ट की। तो वो ना एक तरीका है कि जब आप लिखते हो तब एज़ अ राइटर लिखो और जब राइटिंग का काम पूरा हो जाए तब उस पे एज़ अ डायरेक्टर आओ और अपना विज़न एज़ अ डायरेक्टर वो करो। तो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है मेरे लिए। मैं लिखते वक़्त नहीं सोचता कि भाई मैं इसको ऐसे डायरेक्ट करूँगा, इस सीन को ऐसे डायरेक्ट करूँगा। सीन जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं एज़ अ राइटर लिखता हूँ। फिर जब मैं एज़ अ डायरेक्टर आता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि इस सीन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी ब्लॉकिंग कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं चाहता हूँ कि परफ़ॉर्म करें एक्टर्स, तो वो बहुत अलग हैं दोनों चीज़ें मेरे लिए तो। और दूसरा पहला सवाल आपका जो था कि आइडिया और ये सब कैसे आया, हुँ, आई थिंक मेरे जो को-राइटर हैं पारिजात जोशी, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि हम कुछ वुमेन बाइकर्स पे करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वुमेन बाइकर्स पे करते हैं, क्या करेंगे? तो बात हुई कि यार इंडिया में स्पेशली दिल्ली और नॉर्थ में बहुत लोग दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं। हुँ, ठीक है? और वो कॉलेज के लड़के जाते हैं अक्सर, ठीक है, वैसा। करेक्ट। तो उसमें क्या ही फ़न है, मतलब कॉलेज के लड़के जाएँगे तो पहुँच ही जाएँगे ना वैसा। अब वो अगर 4 लड़कियाँ जाएँ तो, हुँ, वैसा। हुँ, और 4 लड़कियाँ डिफरेंट ऐज की हों तो, 4 लड़कियाँ डिफरेंट सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की हों तो, उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो तो, उनके बीच में दोस्ती ना हो तो, वैसा। हम अपने आप को चैलेंज देते गए, देते गए, देते गए, देते गए और फिर अब जब लगा कि यार अब हो गया है, ना वो दोस्त हैं, ना वो सेम ऐज की हैं, उनको बाइक चलाना भी इतना अच्छे से नहीं आता।
अब बनी ना फ़िल्म, अब आएगा इस पे कुछ करना। और हम चाहते थे कि हम जो आपने बोला कि हुँ, जो फीमेल्स जो हम आस-पास देखते हैं, जो बिल्कुल हमारी मम्मी, बुआ, दादी इस तरह, हमारे दोस्त की बहन, हुँ, कज़न्स, हुँ। इस तरह की लड़कियाँ जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, डे टू डे लाइफ़ में जो उनके इश्यूज़ हैं, वो लेकर हम सामने आए, उनको यहाँ पे लगे ताकि सबको एक वो रिलेटेबिलिटी मिले कि हाँ, आई नो दिस पर्सन। तो वो हमारा उद्देश्य था और हमने आई थिंक वो अचीव किया ही। अचीव कर लिया बिकॉज़ एज़ अ व्यूअर मैंने वो देखी हाँ, और मैंने उसको फ़ील किया है, इसके लिए मैं आपको इतनी अच्छी तरह हुँ, नरेट कर हाँ, पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल फ़िल्म टू दिस इंडस्ट्री। सिनेमा थैंक यू सो की मच। हिस्ट्री में कभी न कभी कोई न कोई ऐसी इम्पैक्टफुल फ़िल्म आती है, उसमें से एक ये फ़िल्म ऐसी है, ज़रूर देखिए। इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, दग दग जर्नी, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय आवर वेरी ओन तरुण दुदेजा, एके दुदेजा थैंक यू। साहब। तो आपकी इस फ़िल्म में हुँ, एक बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने ये फ़िल्म प्रोड्यूस की है, तापसी पन्नू। हुँ, तापसी पन्नू एज़ अ एक्टर तो सबको पता ही है, शी हैज़ नेल्ड इट एंड शी हैज़ प्रूव्ड हर व्हाटएवर कैलिबर शी हैज़। बट एज़ अ प्रोड्यूसर हुँ, जब आपके साथ वो ऑन बोर्ड आई है, हुँ। तो एज़ अ प्रोड्यूसर हाउ इज़ शी? ही इज़ फैंटास्टिक। वन्स उन्होंने एक बार मुझे वो किया कि तुम फ़िल्म बनाओ, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। वो पूरा टाइम थ्रू आउट मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने, हर तरीके से। चाहे वो स्टार्टिंग में क्रिएटिव जैमिंग हो, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान क्रिएटिव जैमिंग हो, मेरी जो डिमांड्स हों कि मुझे फ़िल्म ऐसे शूट करनी है, ऐसा चाहता हूँ मैं, वो उन्होंने मेरे क्रिएटिव विज़न के साथ पूरा दिया। तापसी और तापसी के पार्टनर प्रांजल, दे वर लाइक अ रॉक सॉलिड प्रोड्यूसर। मैं इनफैक्ट आई विश कि एवरी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को तापसी और प्रांजल जैसे प्रोड्यूसर्स मिले। ग्रेट, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। आई मीन एज़ अ एक्टर तो मैंने बताया उन्होंने प्रूव किया, बट एज़ अ प्रोड्यूसर अब अगर आप बोल रहे हो तो इट हैज़ आई मीन और एक धक धक जर्नी जैसी फ़िल्म। या अगेन उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए इतनी, क्योंकि धक धक को बनाना लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, इसलिए बहुत लोगों ने धक धक को रिजेक्ट किया था, हुँ, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने रिजेक्ट किया था, बट तापसी पन्नू और प्रांजल ने डिसाइड किया कि नहीं, भले ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है ये फिल्म, क्योंकि आप ऑन रोड 200 लोगों को लेकर चल रहे हो हर करेक्ट। रोज, तो मतलब क्योंकि पूरी फिल्म ही जर्नी पे है, तो हर शूटिंग डे पे 3 लोकेशन शिफ्टिंग है, ऐसी नाइट मतलब लॉजिस्टिकल नाइटमेयर फ़िल्म को प्रोड्यूस करना, तो वो उसके लिए उस पे ऑल आउट जाना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गट्सी था और वो इन्होंने किया, तो हैट्स ऑफ टू देम। सो धक धक जर्नी जैसे इतना मुश्किल एंड जैसे मैंने वो फ़िल्म देखी है, वो 80% फ़िल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 टू 75 टू 80% फ़िल्म रोड्स, आउटडोर्स, करेक्ट, एक्सटीरियर में ही है ना? करेक्ट, हाँ। करेक्ट। तो एक्सटीरियर में शूट करते हुए क्लाइमेट चेंजेस आए, हुँ, 200 लोग साथ में होना, हुँ। कहीं न कहीं ऐसे अपलिफ्टमेंट या कहीं कोई बीमार होना, कहीं ऑक्सीजन का प्रॉब्लम या कहीं तो ऐसा कोई एक मोमेंट है जो आपके साथ आपके दिल में रहेगा, जो आपकी लाइफ टाइम की फ़िल्मोग्राफी में आप याद रखोगे, जो धक धक जर्नी के ये 80% टू 75% के टाइम में हुआ हो? नहीं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं और बहुत वो हैं। हम लद्दाख शूटिंग करने पहुँचे थे, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग लद्दाख। 210 लोगों में से 70 लोगों को ऑक्सीजन लगी, ठीक है? ओह! और उसी दिन हमें पहले दिन ही 3 लोकेशन शिफ्टिंग थी। आज मान लो 3 लोकेशन शिफ्टिंग तो हमारा नॉर्मल था, हुँ, क्योंकि एक आप शूट कर रहे हो पहाड़ में ऊपर मोनेस्ट्री में, फिर आप रोड पे शूट कर रहे हो, फिर वो 3 लोकेशन शिफ्टिंग रहेगी। और लोकेशन शिफ्टिंग मतलब जो भी शूटिंग लाइन से वो करते हैं, इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट अ न्यू शूटिंग सेटअप, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे में इतने कम क्रू, मतलब क्रू बीमार है फिर भी काम कर रहा है, और जो क्रू बच गया है वो डबल अप कर रहा है, तो दैट वाज अ वेरी वेरी दिस थिंग फॉर मी। एंड आई मैंने लिखा भी है कि हमारे 2 बाइक हैंडलर्स थे, हुँ, सलीम और अकबर नाम था उनका। हुँ, हुँ। दोनों थे जो बाइक मैकेनिक और बाइक मैकेनिकल। हैंडल करते हाँ, थे। हाँ, हाँ। जब हम खारदुंगला पे शूट कर रहे थे, तो हमारे पास परमिशन बहुत कम थी और 18,000 फीट की ऊँचाई पे टाइम बहुत कम था शूटिंग का, और वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत कम आती है, तो लिमिटेड क्रू गया था। और ऐसे में डीओपी चाहते थे कि एक शॉट हो जिसमें 2 बाइकें फ़ोरग्राउंड में हो और कैमरा ज़ूम करके जाए और उन चारों हमारे किरदारों को कवर करे। अब वो बाइक्स नहीं थी वहाँ पे, तो तुरंत बोला गया बाइक्स लाओ, तो वो लोग 18,000 की फीट पे ऊँचाई पे अकबर और सलीम सलीम भाई। भाग कर गए और बाइक
जो दूर थी, उन्होंने लगभग 100-150 मीटर का स्प्रिंट मारा और बाइक्स जहाँ से थी वहाँ से भाग कर गए, बाइक्स लेकर आए क्योंकि टाइम नहीं था, लाइट जा रही थी, वो सब था वैसा हुँ, हुँ, करके हुँ। और उन्होंने वो शॉट करवा दिया। वो फ़िल्म शॉट का लास्ट शॉट भी है फ़िल्म में, हुँ, वैसा हुँ, करके। हुँ। तो आई लुक बैक एट इट एंड आई सी कि यार लिखना बहुत आसान है कि 4 औरतें बाइक चला के वहाँ जाएँगी, पर उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए चाहिए पूरी यूनिट और ऐसे पैशनेट लोग चाहिए जो अपना कुछ जान लगा दें उस पूरा उसको बनाने में। तो आप एज़ अ डायरेक्टर बोल लो मेरा विज़न था ये था, पर उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए इतने लोग थे, तो मैं हमेशा ये चीज़ वो करूँगा कि यार वो शॉट मैं जो भूलता नहीं कि कैसे लोग वो जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है, भाग कर गए, बाइक लेकर आए और वो शॉट कंप्लीट करवाया। अब तारीफ़ तो हमें मिलेगी कि यार डायरेक्टर का विज़न था करेक्ट। वैसा करके, लेकिन उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत गई है वो शॉट अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है धक धक का हर एक फ्रेम, हर एक शॉट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, जहाँ पे एक्टर, प्रोड्यूसर अ, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर अब कैमरा असिस्टेंट कैमरामैन, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, इन सब लोगों ने अपनी जॉब से आउटडन किया है। उनका काम नहीं है कि वो लेंस पेटी उठा के हमारी शिफ्टिंग करवाएँ, पर वो करवाते थे वो सब लोग। तो धक धक ऐसे बनी है। सो यू वर ब्लेस्ड विद द क्रू। काफ़ी मुश्किल होता है इंडस्ट्री में व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सच कमर्शियल लेवल, हाँ। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसा क्रू पाना। ऐसे क्रू को पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट, आपको वो क्रू मतलब मैं यही बोलूँगा एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है राइट क्रू सेलेक्ट करना। क्योंकि अगर उसने राइट टीम सेलेक्ट कर ली ना उसका आधा काम होगा। प्लस एक बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने क्रू को उतना ही पैशनेट रखना है जितना आप पैशनेट हो इस फ़िल्म को। तो उसके लिए भी मेहनत लगती है। इट्स करेक्ट। नॉट जस्ट कि आप मतलब ये आपको लकीली मिल गया। उस क्रू को के साथ आप एक ह्यूमन कनेक्शन फ़ॉर्म करते हो। उनसे रोज़ मिलते हो, अच्छे से बात करते हो, तो आप उनको पैशनेट रखते हो। आप उनको दिखाते हो कि यार और मुझे लगता है एक डायरेक्टर की एनर्जी सेट पे रिफ्लेक्ट करती है। अगर डायरेक्टर पैशनेट है, तो वो सबको दिखता है और सब लोग उतनी ही जान लगाते हैं। यार ये डायरेक्टर मेहनत कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हमें भी इसका वो करना चाहिए। तो मैं ये भी कहूँगा कि आई वाज़ ब्लेस्ड कि मैंने अच्छा क्रू चुना और ब्लेस्ड मुझे अच्छे लोग मिले जिनको मैं पूरी तरीके से मोटिवेट कर पाया। तो धक-धक जर्नी से ये तो पता चल गया कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हाँ, तो आपकी इंडिया में कोई ऐसी फ़ेवरेट जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि आई हैव टू ट्रैवल देयर और अभी तक आपने ट्रैवल नहीं किया है? मैं नॉर्थ ईस्ट जाना चाहता हूँ, मैं गया नहीं हूँ, पर कभी ज़रूर जाऊँगा जल्दी, नॉर्थ वैसा ईस्ट। और बाकी मुझे मनाली बहुत पसंद है। तो मतलब गो टू स्पॉट आपका मनाली है? हाँ, मनाली बहुत पसंद तभी तो धक-धक के रास्ते तो करेक्ट, करेक्ट। मनाली मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही है, सही है। तो तरुण भाई आपके फ़िल्म में 2 लेजेंडरी वैसे तो सारे ही अच्छे एक्टर हैं बट 2 लेजेंडरी एक्टर्स थे रत्ना पाठक जी हुँ, एंड दिया मिर्ज़ा। सो एज़ यू आल्सो प्रीवियसली मेंशन्ड कि अगर एक्टर्स भी पैशनेट हो स्टोरी के लिए और उनका ऑरा वो सब भूल के आपको हुँ, भूलना पड़ता है। हुँ, बट रत्ना पाठक जी एंड दिया मिर्ज़ा उनको डायरेक्ट करना आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस तो रहा ही होगा आई एम डेफिनिटली श्योर। हुँ। बट उस प्रोसेस में डिड यू फील एनी हसल टू एक्सप्लेन देम बिकॉज कभी क्या होता है कि दीज आर सो मोल्डेड एक्टर्स कि उनको सीन पढ़ के कभी कभी पता चलता है कि आई हैव टू गिव इट दैट वे। बट आपको क्या लगता है उनको डायरेक्ट करने के टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई या आपने कुछ और सीखा वहां से? मुझे लगता है कि आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड टू हैव दीज़ 2 एक्सपीरियंस एक्टर ऑन सेट क्योंकि उनको डायरेक्ट करने के लिए मुझे डबल प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। उनका सिंपल था यस, रत्ना मैम वुड यू से ये तो लिखा हुआ है जो तुम बता रहे हो। इसके अलावा क्या सीन में है तुम बता सकते हो? क्या इंस्ट्रक्शन है इसके अलावा जो पेपर पे लिखा हुआ है? देन आई वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड टेल हर कि पेपर पे तो ये लिखा हुआ है लेकिन इंस्ट्रक्शन ये है, वैसा करके। सो आई एम वेरी दिस थिंग कि अगर आप बोलोगे लर्निंग तो ये लर्निंग है कि यस इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स जब सेट पे आते हैं तो उनको डायरेक्ट करने के लिए आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हो और वो प्रिपरेशन आपके उसमें रिफ्लेक्ट करती है, काम में रिफ्लेक्ट करती है। देन दोज़ पीपल आर आल्सो वेरी दिस कि ओह! पढ़ के आया है, इसको पता है, इसको क्या करना है। हाँ, मतलब वो छापने वाला डायरेक्टर नहीं कि लिखा है और आपको ये करना है। मतलब यू आर सो प्रिपेयर्ड कि उनको पता चल जाता है कि येस, एज़ यू सेड कि हाँ, वो पढ़ेंगे, उनको पता है उन्हें हाँ, सीन में क्या करना क्या है। लिखा है? आप उनको फिर मैं तो कह रहा हूँ बेसिक ड्यूटी भी निभाओ कि जाओ एक्सप्लेन करो कि हुँ, ये है। हुँ, नहीं, आप उससे आगे जाओ, उससे करेक्ट। आगे लेकर जाओ सीन, वैसा। तो मुझे आई वाज़ दिस कि दोनों का एक्सपीरियंस मुझे इतना काम में आया है ना दिया मैम और रत्ना मैम का कि मैं
अपने आप में इतनी तैयारी करने लगा और प्लस उनका ऑन सेट एक्सपीरियंस, जैसे कितने ग्रेट आइडियाज़ दिया मैम और रत्ना मैम के उससे आए हैं। धक धक में एक शॉट है जहाँ पे रत्ना मैम ऐसा बेलन को पकड़ के बाइक का एक्शन करती हैं। वो हुँ, पहले लिखा हुआ था कि वो न्यूज़पेपर में देखेंगी, बट देन शी हुँ, सेड नहीं, कुछ अलग करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। वैसा करके मैं किसी चीज़ को पकड़ती हूँ बाइक वो करने के लिए। हुँ, देन हुँ। आई क्या पकड़ें? टेनिस रैकेट पकड़ें, बैडमिंटन रैक नहीं, बेलन पकड़ते हैं। तो वो कितना अच्छा हो गया कि बेलन चलाने क्रिएटिव वाली हो गया। और वो अब वही औरत आज हाँ, मोटरसाइकिल भी पकड़ सकती है। वो ट्रांज़िशन। हाँ, ऐसे ही जो ये आइडिया आया खारदुंगला में सब लोग अपनी-अपनी एक चीज़ छोड़कर आएँगे, वो दिया मैम की तरफ से आया वो आइडिया कि मुझे लगता है कि मेरा किरदार अपने फ़ादर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी दी हुई घड़ी वहाँ पर छोड़कर आएगा। तो फिर मैं लालची हो गया कि मैंने कहा फिर सब एक-एक छोड़कर आएँगे, ऐसा। सो ए ऐसे एक्ट वही मैं कह रहा हूँ इम्प्रोवाइज़ेशन। कि जब ऐसे एक्टर सेट पर आते हैं और वो अपने साथ किरदार की 4 चीज़ें लेकर आते हैं, तो एज़ अ डायरेक्टर आपका काम बहुत आसान हो जाता बिकॉज़ दे आर लिविंग दैट है। कैरेक्टर। येस। तो आपको लगता है कि ये मैंने पेपर पे लिखा था बट ये सामने है। हाँ। ये एग्ज़ैक्ट है वही। तो वही बिकॉज़ मैं ये क्वेश्चन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि एज़ अ एक्टर दे आर सो मोल्डेड एंड दे वो उनके साँचे में ढल चुके हैं। तो वो देख के ही बता देते कि ये है। तो आपका वो जो एक्स्ट्रा वाला तैयार था वो काफ़ी एकदम मज़ेदार जवाब था। आई लव्ड इट। तो तरुण भाई ये पूरी फ़िल्म करते हुए आपके इसमें एक यंग एक्टर भी थी संजना सांगी। हुँ। तो हाउ इज़ शी एज़ अ परफॉर्मर? शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी नेचुरल। आप देखेंगे उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। धक धक में जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं या लाफ्टर आ रहा है, करेक्ट, वो संजना की कॉमिक टाइमिंग और उनके किरदार की वज़ह से आ रहा है। करेक्ट। हाँ। तो जैसे आप धक धक जर्नी के बारे में बात करते हो तो उसके लिए आपको डेब्यूटांट बेस्ट डेब्यूटांट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर की तरफ से। तो तरुण भाई आप उसको कैसे देखते हो? मतलब आपका ये आपने सोचा था कि आपको मिलेगा डेब्यूटांट या आपने नहीं, फिल्म मुझे बस को पैशन के लिए बनाई वो थी? यार मैं वही बता रहा हूँ, हाँ, जब वहाँ पे आप शूटिंग कर रहे हो हाँ, हाँ, और मैं आप भी बताता हूँ, दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, हाँ, हाँ, अराउंड 46-47 डिग्री टेम्परेचर था, लोकेशन शिफ्टिंग थी 3 पहले मंजरी और ट्रक ड्राइवर का वो शूट करना था कैनाल के पास, नहर करेक्ट, के पास, उसके बाद दूसरी जगह शूट करना था जहाँ से वो बाइक पे रास्ता नहीं मिल रहा उसे और वो लोगों से रास्ता पूछ रही है। अब ये 3 लोकेशन शिफ्टिंग एक दिन में है, 46 डिग्री टेम्परेचर है और आप भाग रहे हो, लोग गिर रहे हैं लू से, लोगों को लू लग रही है। करेक्ट, वैसा सेट पे बेस जो है इतनी दूर है कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको बेस पे ले जाके वापस लाना इतना टाइम है। जब ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो तो कहाँ ध्यान रहता है कि मुझे फ़िल्म फेयर कोई आपको लगता है कि मैं शूट करूँ, अच्छे से शूट करूँ, जो मेरा सीन है उसका सीन का वो पूरा अच्छे से निकल कर आ जाए, आपका ध्यान वही रहता है। करेक्ट। फ़िल्म फेयर अवार्ड वगैरह कोई ध्यान में नहीं रहता। तो वो मोमेंट कैसा था तरुण भाई? मुझे याद है कि मैं यहाँ बैठ के खुश हो गया था कि यार ही डिजर्व्स इट एंड ही गॉट इट। हुँ। तो वो कभी-कभी ऐसा लगता है फिल्म फेयर भी फेयर हो गया यहाँ पे। तो ये डेब्यूटेंट फिल्म आपकी क्या मतलब आपको कैसा फील हो रहा था जब आप उस स्टेज पे अवार्ड रिसीव कर रहे थे? मुझे नॉमिनेशन तो आपको पता था ना? नहीं, मेरा स्टोरी का नॉमिनेशन था। अच्छा, डेब्यूटेंट अवार्ड के नॉमिनेशंस नहीं होते अच्छा, और मुझे जब वहाँ पे नाम अनाउंस हुआ तो मुझे एक बार को विश्वास भी नहीं हुआ। मेरे साथ जो मेरे को-राइटर थे उन्होंने मुझे बोला कि तेरा नाम बोला है, तेरा नाम। एंड आई वेटेड टिल वो स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं आया अच्छा, वैसा। तो मैं गया वहाँ पे ओके। और मैंने स्टेज पे गया एंड देन मैं स्टेज पे फ्रीज़ हो गया, मतलब मैंने कुछ बोला भी, मुझे याद भी नहीं, मैं अटक भी गया, ब्लैंक भी हुआ वैसा करके। सो दैट वाज़ द फीलिंग। एकदम अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल वाला फीलिंग था। तो तरुण भाई काफ़ी अच्छा लगा आपको। मैंने बोला ना कि जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया फ़िल्म फेयर इस बार फेयर हो गया। तो तरुण भाई अब थोड़ा यहाँ से हट के आपको राम गोपाल वर्मा एज़ अ फ़िल्म मेकर कैसे लगता है? मुझे लगता है बहुत बेहतरीन उन्होंने रंगीला और सत्या और उस समय जो काम किया है, वो तो रेवोल्यूशन है इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में। जिस तरीके से उन्होंने उस समय जिमी जिप शॉट्स और ये सब यूज़ किया फ़िल्म मेकिंग में और जिस तरीके से उन्होंने कहानी कही रंगीला और सत्या की, तो मुझे लगता है अपने आप में रेवोल्यूशन है। सत्या आपको पसंद है? मतलब सत्या फ़िल्म एज़ अ मुझे तो उनकी सत्या, रंगीला, कंपनी कंपनी। दौड़ और ये जंगल, मुझे तो उनकी काफ़ी फ़िल्में पसंद हैं। अभी सत्या को 26 इयर्स कंप्लीट हो गए। हाँ। तो आपका सत्या में से ऐसा फ़ेवरेट कैरेक्टर कौन-सा है?
मुझे कल्लू मामा बहुत पसंद है। सौरभ शुक्ला ने क्या सौरभ शुक्ला। मज़ेदार काम किया है, मुझे वो बहुत पसंद है। ऑफ़ कोर्स सबको भीकू मात्रे पसंद है, वो पसंद है, पर मुझे कल्लू मामा, वो सौरभ। फ़िल्म ही कल्ट है, उनका कैरेक्टर भी एक कल्ट है कल्लू मामा का। हाँ, कल्लू मामा आप वो सीन याद है जब सत्या को छोड़ने जाते हैं हाँ, टैक्सी से, मतलब वो सत्या को मिलना होता है अपनी गर्लफ्रेंड से, हाँ। और तभी कल्लू मामा को डेथ हो जाती है। तो वो ऐसा हुँ, काफ़ी पर्सनल डेथ फ़ील होती है भिक्कू मात्रे और कल्लू मामा की। तो तरुण भाई, अब आपकी एक नई फ़िल्म पे आते हैं, हुँ, बैड न्यूज़। हुँ। जैसे कि आपने एज़ अ राइटर उसमें काम किया है, तो बैड न्यूज़ लिखते वक़्त आपके दिमाग में ऐसा क्या आ रहा था, ये या आपकी ये फ़िल्म आपके पास कैसे आई? बैड न्यूज़ में बेसिकली लियो मीडिया कलेक्टिव, मैं उनके लिए काफ़ी काम करता रहता था पहले, और मैंने उनके लिए कुछ वेब सीरीज़ वगैरह भी लिखी हैं। और एक दिन मुझे उनके जो क्रिएटिव डेवलपमेंट हेड हैं वहाँ पे, करण सिंह त्यागी, उनका कॉल आया कि हम एक ये नई फ़िल्म कर रहे हैं। इसका हमारे पास एक स्टोरी ड्राफ्ट है, आप आओ इस पे स्क्रीन प्ले डायलॉग करो, वैसा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिलने गया, एंड विदिन द नेक्स्ट डे मैं काम कर रहा था उस फ़िल्म पे, वाह! वैसा। तो और मुझे ये था कि आनंद तिवारी डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत वो था कि आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। प्लस हेटेरोपैटर्नल सुपरफिकेंडिशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक लगा मुझे, बहुत इंटरेक्टर लगा। और फिर करेक्ट। मुझे ये भी पता चला कि ये लियो मीडिया और धर्मा मिलके करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी कि डायरेक्टर भी अच्छा है, बैनर भी अच्छा है और स्टोरी भी अच्छी है। तो मैं इस पे अच्छे स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग लिख पाऊँ, इसको जस्टिस कर पाऊँ। तो आप सेट पे गए थे बैड न्यूज़ के? अब मैं, क्योंकि धक-धक की शूटिंग के व्यस्तता में था, तो हाँ। मैं पहले शेड्यूल में नहीं गया, मैं बाकी 2 शेड्यूल में गया था। तो सेट पे जब आप विकी कौशल और एमी वर्क को आप हुँ। जब देखते हो एज़ एन एक्टर, तो वो तो मतलब आपने जो लिखा था, हाँ। उससे ज़्यादा दिया है कि वही दिया है? अरे! बहुत ज़्यादा दिया है। उन दोनों की कॉमिक टाइमिंग ग्रेट है। मतलब एमी विर्क का तो पंजाब में आप काम करेक्ट, जानते ही करेक्ट, हो, वो कॉमेडी फ़िल्म्स के लिए जाने जाते हैं। विकी कौशल की तो कॉमेडी टाइमिंग आप ट्रेलर में ही देख चुके हो, करेक्ट, कितनी कमाल की है। मुझे करेक्ट, लगता है वो दोनों जो सीन करते थे, जब करते थे, तो हमारी चाहे नॉर्मल लाइन लिखी होगी ना, नॉर्मल एक नॉर्मल लाइन, उसको वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देते थे। मेरी लाश से गुज़रना पड़ेगा इज़ अ वेरी नॉर्मल लाइन, बट करेक्ट, व्हेन विकी कौशल सेज़ दिस विद अ ग्रेट कॉमिक टाइमिंग, तो आप देखो उसका क्या जलवा होता है। तो मैं तो करेक्ट। बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमारी लाइनों को जीवंत किया और इतने अच्छे से किया कि मज़ा आ गया। तरुण भाई, एक सॉन्ग है तौबा तौबा, तो हाँ, करण भाई ने वो कंपोज़ किया है गाना, हाँ। एंड ये तौबा तौबा वर्ड कहाँ से है? ये आप कहीं नहीं है, राइटर से डिस्कशन हुआ या कहीं नहीं, लिरिसिस्ट ने मेरा ही? का वो गाना बेसिकली लिखा, कंपोज़ और गाया करण औजला नहीं है। मेरा अच्छा। उससे दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, कोई वो नहीं। ये तो मेरी क्यूरियोसिटी इज़ बिकॉज़ आप इतने अच्छे राइटर हो, तो मुझे नहीं। लगा कहीं आपका हाथ भी तो नहीं है तौबा नहीं, नहीं, तौबा नहीं। में? तो करण औजला ही हैं उस गाने के, वो ही हैं ओरिजिनल ओजी गोट जिन्हें बोलते हैं। तो करण औजला बहुत टैलेंटेड म्यूज़िशियन है पंजाब के। बहुत अच्छे-अच्छे गाने उन्होंने इससे पहले भी बनाए हैं, और तौबा तौबा तो मतलब एकदम चार्ट बस्टर है। करेक्ट। सो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी? अ, रादर देन बैड न्यूज़? हाँ, जो कुछ है चीज़ें पाइपलाइन में है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री बता नहीं में सकते। कैसी हैं, जब तक कुछ कंक्रीट नहीं हो जाता तो हम कैसे तो बात। जो थोड़ा हम भी रिसर्च कर रहे थे, तो हमें रिसर्च में ये भी मिला कि धक धक 2 हाँ जी, उसके बारे में कुछ चर्चाएँ चल रही हैं, हम भी कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इन्हीं किरदारों के साथ आगे की क्या जर्नी हो सकती है, ये लोग आगे इनकी लाइफ़ क्या हो सकती है, वो सब हम पॉसिबिलिटीज़ अभी कर रहे हैं। बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट येस देयर आर डिस्कशंस अबाउट इट एंड सो थिंग्स आर हमारी ओपन। खबर सही है। हाँ, थिंग्स आर ओपन अबाउट इट। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन गॉड? येस, बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूँ। ऊपर कोई तो है ऊपर जो इस सबको चला आ रहा है, कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें हौसला देता है, तो मुझे लगता है मैं मानता हूँ बिल्कुल। तो सॉरी, मैं लास्ट सवाल बोल के एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ हाँ, कि जितने भी यंग फ़िल्म मेकर्स हैं, जितने भी हुँ, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, आई हुँ, एम टाइगिंग देम एज़ अ फ़िल्म मेकर, जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपका एक कोई टिप, हुँ, आई नो आपको टिप देना पसंद नहीं है, हाँ। लेकिन तो भी एक कोई ऐसी टिप जो लाइफ़ चेंजिंग हो सकती है? बी पेशेंट एंड बी पर्सिस्टेंट, आई थिंक दैट्स द वे हियर। आप लगे रहेंगे तो किसी न किसी दिन कुछ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच तरुण दुदेजा सर, एके दुदेजा साहब, आपका थैंक याडीज पॉडकास्ट शो में आने के लिए और टाइम देने के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो फ्यूचर मच। प्रोजेक्ट्स, और थैंक यू। आपका टाइम देते रहना ऐसे ही, और होपिंग आपके साथ कभी इन फ्यूचर काम कर पाओ। अरे नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, अरे आपने मुझे इस लायक समझा। आई अरे एम रियली एंड प्लीज़ डू वॉच याडीज़ पॉड पोडकास्ट शो।
प्यार दीजिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो येस, माय बेस्ट विशेस टू Thank you, thank you. So this is me, Jitesh Rathod from the Yardis podcast show, signing off with Tarun Dudeja, aka Dudeja साहब, और उनकी बैड न्यूज जरूर देखना। 19 जुलाई सिनेमाघरों में। थैंक यू। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। हमने काफ़ी फ़िल्म्स की बातें की है और फ़िल्म्स की दुनिया में जाने के बाद आई पर्सनली फ़ील वेरी अमेज़िंग बिकॉज़ दैट्स वेयर आई बिलॉन्ग एंड दैट्स वेयर आई कम फ्रॉम। बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर मुझे हमेशा फ़िल्म्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है और जब कभी कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो फ़िल्म्स से रिलेटेड है, मुझे उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात करने में मज़ा आता है। सो दोस्तों अगर आपने एपिसोड यहाँ तक देखा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, इससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी टू मेक श्योर दैट कि यू लव माय कंटेंट, यू लव टू वॉच दिस पॉडकास्ट एंड इट विल हेल्प मी टू ग्रो इन ऑल द वेज।